आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे हम काव्यांग विवेचन। यानी काव्यांग विवेचन में का जो आपका पेपर है, यानी जैसे एमडीएसयू की बात करूं तो एमडीएसयू में जो बीए पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं, अर्थात जो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जिनके एक तो किताब है रीतिकालीन काव्य और एक किताब है आपके काव्यांग विवेचन। तो काव्यांग रीतिकालीन काव्य तो पूरा अपलोड है। अब काव्यांग विवेचन है, उसमें जो टॉपिक वाइज क्लासेस है अपलोड करते हैं। ये टॉपिक आपके एमए की कक्षाओं में भी है, बीए की कक्षाओं में भी है, और यदि आप नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो उसमें भी है, और यदि आप आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी है। यानी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है काव्यांग विवेचन जो है, आज हम पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी अच्छी हेल्प करेगा। इसके बाद हम परीक्षा के लिए थोड़े मोस्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो भी प्रयास करेंगे, उसकी भी ट्राई करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। काव्य हेतु क्या है, काव्य हेतु का अर्थ क्या है, काव्य हेतु के प्रकार क्या है, इसके अलावा काव्य हेतुओं में जैसे प्रतिभा क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, अभ्यास क्या है, और काव्य हेतु से संबंधित कुछ प्रश्न है। ये टॉपिक आपके बीए की जो हिंदी बीए और एमए में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी से संबंधित आपका टॉपिक है, और नेट जेआरएफ या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले हम जो है काव्य हेतु का अर्थ जानेंगे। सबसे पहली बात है कि काव्य हेतु का अर्थ है काव्य सृजन की कारक शक्तियां। यानी काव्य हेतु का अर्थ है कि काव्य का सृजन करना, काव्य की रचना करने की जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित है। और भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 कारक बताए गए। पहला कारक है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, और तीसरा है अभ्यास। दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। ये 3 कारक बताए गए हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु को लेखक या कवि की दृष्टि से व्याख्यात किया गया है, अलग अलग तरह से किया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि काव्य शास्त्र में हेतु को साधन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यानी काव्य हेतु का अर्थ है कि काव्य रचना का जो साधन है वो ही काव्य हेतु है। अब यहां पर हम जो है काव्य हेतु के जो प्रकार हैं अलग अलग, जैसे प्रतिभा है, तो प्रतिभा क्या है। तो काव्य हेतु में प्रतिभा को मुख्य हेतु स्वीकार किया गया। हेतु का मतलब हम कारण मान सकते हैं। कारण यानी कारण, उद्देश्य, साधन, ये हम कह सकते हैं। तो पहला साधन प्रतिभा है। प्रश्न ये कि ये प्रतिभा है क्या। प्रतिभा जिसको हम अंग्रेजी में टैलेंट भी कहते हैं, लेकिन ये टैलेंट या कौशल नहीं है। प्रतिभा एक टैलेंट या कौशल नहीं है। कर्तव्य दिखाना, बाजीगरी दिखाना, ये कौशल का भाग हो सकता है। कौशल का मतलब होता है कला दिखाना, लेकिन ये जो प्रतिभा एक कला नहीं है। प्रतिभा इसमें हम नहीं कह सकते। प्रतिभा कोई विशिष्ट आंतरिक शक्ति होती है। जब हम प्रतिभा को विशिष्ट आंतरिक शक्ति कह रहे हैं तो उसका अर्थ यही हो सकता है कि यह नैसर्गिक ढंग से आती है, ये प्राकृतिक ढंग से आती है। ठीक है, तो अर्थ यह कि प्रतिभा अर्जित नहीं की जा सकती। प्रतिभा अर्जित नहीं की जा सकती। प्रतिभा जो है प्राकृतिक होती है, इसलिए इसमें नए को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रतिभा वो होती है जो एक नया लिखने का, नया यानी जिसको हम यूनिक कह सकते हैं। प्रतिभाएं हमेशा यूनिक होती है, उनके जैसा वो अद्वितीय होती है। इसीलिए भट्टतोत ने प्रतिभा को कहा है नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा अर्थात जिसमें नया उत्पन्न करने की क्षमता है वो प्रतिभा है, और जिसमें नया उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है वो प्रतिभा नहीं है। ये प्रतिभा के बारे में अभिनव गुप्त जो है उन्होंने लिखा है कि अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यानी जो प्रत्यक्ष है, स्थूल है, उसमें अपूर्व वस्तु उस पर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। यह काम प्रतिभा ही कर सकती है। यानी प्रतिभा जो है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, प्रज्ञा जो है वो अपूर्व वस्तु का निर्माण कर सकती है, अर्थात वही है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में बौद्धिकता होती है, रचनात्मकता होती है, मौलिकता होती है, इनका अद्भुत संयोग होता है।
आधुनिक काल में आईक्यू लेवल की बात होती है, लेकिन आईक्यू लेवल में मौलिकता भी हो यह आवश्यक नहीं है। आईक्यू जो है, आईक्यू आईक्यू नापने का जो है वो अलग है, यानी उसमें मौलिकता जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिभा में मौलिकता जरूरी है। जैसे रुद्रट, राजशेखर और मम्मट, इन आचार्यों ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, रुद्रट, राजशेखर, मम्मट, इन्होंने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। और आचार्य भामे ने काव्य हेतु में एकमात्र प्रतिभा को ही माना है। यानी जैसे रुद्रट, राजशेखर और मम्मट, इन्होंने तो प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया। आचार्य भामे ने काव्य हेतुओं में केवल मात्र प्रतिभा को ही माना है। आचार्य भामे ने लिखा है कि गुरु के उपदेश से तो जड़ बुद्धि भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, किंतु काव्य की रचना तो कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। यानी आचार्य भामे ये लिखते हैं, राजशेखर ने समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को ही एकमात्र काव्य का हेतु स्वीकार किया। राजशेखर ने समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति का मतलब वही बात प्रतिभा हो गई। तो यही मत श्यामदेव का भी है। दंडी ने भी शास्त्र ज्ञान और अभ्यास के साथ प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है। और आचार्य वामन ने तो प्रतिभा को जन्म जन्मांतर का संस्कार कहा है। वाग्भट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रतिभा इसका कारण है, व्युत्पत्ति विभूषण है, अभ्यास उसके सृजन को बढ़ाने वाला है। ये वाग्भट ने लिखा है। वाग्भट ने लिखा है कि जो शक्ति है, काव्य रचना की जो शक्ति है, वो प्रतिभा से उत्पन्न होती है। फिर व्युत्पत्ति जो है, यानी जब हम जो है उस व्युत्पत्ति के आधार पर यदि उनका हम अभ्यास करते हैं तो फिर वो सृजन क्षमता बढ़ती है, जबकि प्रतिभा तो होती है। और हेमचंद्र ने फिर इस पर लिखा है कि प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा का संस्कार करने वाले हैं। ये काव्यानुशासन में लिखी हुई बात है। तो अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं। एक तो माना है आरुह्या और एक उपारुह्या। आरुह्या किसने? अभिनव गुप्त ने। आरुह्या और उपारुह्या। तो आरुह्या तथा सहृदय की प्रतिभा कवि की प्रतिभा आरुह्या है, सहृदय की प्रतिभा उपारुह्या है। रुद्रट ने प्रतिभा को दो भागों में विभाजित किया, सहजा प्रतिभा और उत्पाद्य प्रतिभा। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद बताए। कवि की प्रतिभा को वे कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं तथा भावक या आलोचक की प्रतिभा वो भावत्री प्रतिभा कहते हैं। यानी राजशेखर ने प्रतिभा के दो प्रकार बताए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावक प्रतिभा। इसी तरह से रुद्रट ने प्रतिभा के दो रूप बताए हैं, सहजा प्रतिभा और उत्पाद्य प्रतिभा या आहार्य प्रतिभा। सहजा प्रतिभा तो जो है जन्मजात होती है, जन्म से नहीं मिलती है। उत्पाद्य या आहार्य प्रतिभा है वो अभ्यास करके प्राप्त की जाती है। तो ये आपने जो है प्रतिभा के बारे में यदि आ जाए तो इस प्रकार आपको लिखना है। व्युत्पत्ति और अभ्यास। व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कार कहा गया है। व्युत्पत्ति क्या है? प्रतिभा का संस्कार है। ये ठीक है कि काव्य सृजन की क्षमता प्रतिभा से आती है, किंतु व्युत्पत्ति के बिना प्रतिभा लोक से कटकर सूख भी सकती है। यानी यदि हम व्युत्पत्ति नहीं है उसमें, यानी व्युत्पत्ति है प्रतिभा को संस्कारित करने का, प्रतिभा है एक व्यक्ति में, उस प्रतिभा को तराशने का जो कार्य है वह व्युत्पत्ति के माध्यम से होता है। जब तक हम उस प्रतिभा को तराशेंगे नहीं, तब तक वो प्रतिभा है वो मुखरित नहीं होगी। तो साहित्य का संबंध भाव से है और भाव का संबंध समाज से है। तो बिना सामाजिक ज्ञान के कोई भी साहित्य नहीं लिखा जा सकता। अर्थ यह है कि कविता का आधार भले ही प्रतिभा हो, किंतु उसे व्यापक फलक तो व्युत्पत्ति ही प्रदान करती है। व्युत्पत्ति का संबंध समाज से है। समाज का ज्ञान जो है, समाज से हमारा संबंध, हमारा ज्ञान हमारे साथ होगा तो ही हमारी प्रतिभा है वो मुखरित होगी। तो व्युत्पत्ति का अर्थ है पांडित्य या निपुणता। व्युत्पत्ति का अर्थ है विद्वता। विद्वता या बहुज्ञता कवि के लिए आवश्यक है। ज्ञान और अध्ययन से केवल विचार प्रामाणिक बनते हैं और सही दिशा हासिल होती है। अध्ययन और प्रतिभा के बल पर ही कवि पाठक को नई चेतना देने में समर्थ हो सकता है। नई चेतना वही कवि दे सकता है जिसे उचित अनुचित का विवेक हो, और उचित अनुचित का विवेक ही राजशेखर के अनुसार व्युत्पत्ति है। यानी जैसे व्युत्पत्ति का मतलब है, जैसे प्रतिभा तो है एक व्यक्ति में, लेकिन वो प्रतिभा जो है कौन सी दिशा में है, उचित है अनुचित है, इसका ज्ञान व्युत्पत्ति का माध्यम से आता है। और व्युत्पत्ति जो है वो समाज से संबंध है।
समाज से संबंध होने पर ही व्यक्ति व्युत्पत्ति का ज्ञान होता है। तो आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है और यह निपुणाला चराचर विश्व के निरीक्षण और काव्य इत्यादि के लिए अध्ययन से प्राप्त होती है। आचार्य मंगल ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को समान रूप से श्रेष्ठ माना है। काव्य शास्त्र का अधिकांश आचार्यों ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कार करता माना है, यानी अधिकांश आचार्य जो है व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कार करता किसको माना है? व्युत्पत्ति को माना है। तो मम्मट ने बहुज्ञता हासिल करने हेतु 3 बातों पर विशेष बल दिया है। एक तो है लोक जीवन का निरीक्षण, ये यानी व्युत्पत्ति के लिए लोक जीवन का निरीक्षण और उससे संचित अनुभव, विभिन्न मूल्यवान शास्त्रों का अध्ययन, मनन, पूर्व सर्जित काव्यों का अध्ययन, इतिहास आदि का सम्यक ज्ञान, और ये सभी व्युत्पत्ति से ही प्राप्त होते हैं। तो व्युत्पत्ति काव्य रचना के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृत काव्य शास्त्र में व्युत्पत्ति को चाहे महत्व भले ही नहीं मिला हो, किंतु आधुनिक काव्य में बिना व्युत्पत्ति के कोई भी रचना नहीं लिखी जा सकती। जैसे साहित्य जनधर्मी जन चरित्र होती जाएगी, वैसे वैसे लोक ज्ञान या व्युत्पत्ति का महत्व साहित्य में बढ़ता जाएगा। तो आचार्य मंगल कविता के लिए अभ्यास की सत्ता को केंद्रीय रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी बात है अभ्यास, तीसरी बात अभ्यास है। और आचार्य मंगल जो है वो अभ्यास की सत्ता को केंद्रीय रूप में स्वीकार करते हैं और ये कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात रे शिल्प परत निशान। अर्थात जब हम बार बार किसी चीज का, किसी शास्त्र का, किसी ज्ञान का, किसी कला का अभ्यास करेंगे तो वह कला हमारे अंदर क्षमा जाएगी, हमारे लिए वो अभ्यास में आ जाएगी, हमारे लिए स्वभाव में आ जाएगी। तो अर्थ यह कि अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाते हैं, जैसे रस्सी के बार बार रगड़ से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। ठीक यही बात है बिना अभ्यास से विषय विद्या, अर्थात बिना अभ्यास के विद्या जो है वो विषय हो जाती है। अर्थात अभ्यास प्रतिभा को परिमार्जित करता है, अभ्यास प्रतिभा को निखारता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों चीजें जो है वो आवश्यक है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब इससे संबंधित थोड़ी एक और बात देख लीजिए। देखिए आपके जो बीए की या एमए की जो परीक्षाएं हैं उनमें यदि प्रश्न आते हैं तो ऐसे आते हैं, निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए, प्रतिभा क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, अभ्यास क्या है, इस तरह से। और इसको सारांश रूप में हमें ऐसे ले सकते हैं, देखिए इसको कि काव्य हेतु नामक, इसमें क्या है, काव्य हेतु कविता रचाव की कारक शक्तियों का विवेचक सिद्धांत है। काव्य हेतु में 3 मुख्य होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। उनमें प्रतिभा जो है मुख्य है। प्रतिभा के कारण ही कोई दूसरे मनुष्यों से विशेष होता है। प्रतिभा के कारण ही कवि सामाजिक यथार्थ को कल्पनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। व्युत्पत्ति काव्य हेतु का दूसरा आयाम है, दूसरा घटक है। व्युत्पत्ति को हम लोक व्यवहार के ज्ञान के अर्थ में समझ सकते हैं और व्युत्पत्ति के माध्यम से ही कवि अपनी रचना को व्यापक धरातल या आधार प्रदान कर पाता है। तीसरा काव्य हेतु है। अभ्यास के माध्यम से कवि अपनी प्रतिभा को निखारता है। काव्य एक कला भी है, ऐसे में अभ्यास कविता लेखन के लिए अनिवार्य हेतु के रूप में हमारे सामने आता है। यदि ये 3-4 जो प्रश्न जो शब्द आए हैं उनका अर्थ यदि हम देखें, प्रतिभा का मतलब होता है काव्य सृजन की शक्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है लोक, समाज या अनुशीलन से प्राप्त ज्ञान, अर्थात लोक या समाज से जो हमें अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। प्रजापति जो सृष्टि के निर्माण करता होते हैं, जिसको हम ब्रह्मा जी भी कहते हैं। नवोन्मेष शालिनी अर्थात नवीन वस्तुओं या विचारों को उत्पन्न करने वाली शक्ति। कार्यत्री प्रतिभा का मतलब कविता सृजन करने की प्रतिभा। भावित्री प्रतिभा का मतलब होता है काव्य आस्वादन की क्षमता। तो यह है काव्य हेतु का जो टॉपिक था। अब हम कल जो है काव्य प्रयोजन क्या है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।